यूनिवर्सिटी में फजर उसकी तीनों दोस्तें नए चेहरों की तलाश में मारी मारी फिर रही थी और ये हाल यूनिवर्सिटी के तकरीबन तमाम सीनियर्स का था, क्योंकि नई आने वाली जूनियर के साथ रैगिंग करना सीनियर का पसंदीदा तरीन मशगला होता है। जूनियर्स बेचारे छुपते छुपाते, मगर सीनियर्स की अकाबी नज़र से वो कहीं छुप नहीं सकते थे। फजर और उसकी दोस्तों ने पहले दिन सिर्फ 2 शिकार किए थे, मगर आज बहुत पुरअज़म थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने हैं। सुबह फर्स्ट सेमेस्टर की एक लड़की उनके हाथ लग गई थी और चारा ने उसे घेर लिया था। लड़की थोड़ी सी घबराई हुई। फजर को जब लगा कि वो मासूम और प्यारी सी लड़की घबरा गई है तो उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की। मेरा नाम फजर है और ये अमल और ये जिया और ये राबिया। फजर ने बारी बारी तारीफ करवाया। राबिया कहने लगी और हमें फजर की गैंग कहकर मुखातिब किया जाता है। लड़की और भी घबरा कि शायद वो लड़कियों की कुछ चुगरालू गैंग के हत्थे चढ़ गई थी। घबराओ नहीं, हम बहुत ही मासूम गैंग है और ये नाम FAGR है। हम सबके नामों के पहले अल्फ़ाबेट्स बना है। हम मासूम गैंग नाम रखने वाले थे, मगर एक सीनियर प्रोफेसर ने मशवरा दिया कि गैंग भी हो और मासूम भी हो, ये जस्ता नहीं। तब FAIGR रखा गया, अमल ने कहा। जिया ने लड़की को मुखातिब किया, चलो कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक करो, शाबाश। मासूम सी लड़की को रोने वाली शक्ल हो गई थी। फजर ने जिया को मना किया, क्या कर रही है, उस तरह कौन रैगिंग करता है? ऐसा करो अपने बारे में बताओ, कुछ फनी सा, ताकि हमें हंसी आए। और लड़की फिर कॉन्फिडेंस से काफ़ी कुछ कह गई, जिसे सुनते हुए सब हंसती रही। लड़की के साथ चुगल करके उसे गुड लुक कहकर जाने दिया। आज का पहला शिकार हाथ लग गया था, मगर उस मासूम सी शक्ल वाली लड़की से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सके थे। इसलिए लोग किसी लड़के की तलाश में किसी सख्त जान लड़के की, और फिर राबिया की नज़र में दूर से एक हैंडसम लड़के को कैप्चर किया और खुशी खुशी बाकियों को बताया और सही शिकार हाथ लग गया था। सबने जल्दी जल्दी पोजीशन संभाल ली और सीढ़ियों के ऊपर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर खड़ी हो गई। जैसे ही वो करीब आने लगा, अमल के मुंह से बेचता निकला, क्या लड़का है यार। फजर ने से कोहनी मारकर चुप कर रहने का इशारा किया। जैसे ही लड़का करीब आया, फजर ने से मुखातिब किया, एक्सक्यूज मी। लड़के ने सन ग्लासेस उतारकर उनकी जानिब देखा। जी फरमाइए। तीनों उसकी ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी से काफ़ी मुतासिर हो चुकी थी, मगर फजर इतनी जल्दी मुतासिर होने वाली नहीं थी। यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, फजर ने पूछा। जी, आज मेरा पहला दिन है, लड़के ने जवाब दिया। यही तो गलती है तुम्हारी, पहले दिन तो नहीं होना चाहिए था ना। जिया की इस बात पर चारों लड़कियां हंस रही। माजरत, मैं कुछ समझा नहीं मोहतरमा, लड़के ने जवाब दिया। क्या जी जनाब मोहतरमा लगा रखा है? सरकारी स्कूल के हेड मास्टर लगे हैं क्या? अमल की बात पर एक और कहका गूंजा था। हम सीनियर्स हैं तो तुम्हारा पहला दिन है, और हम सीनियर चाहते हैं कि हम हर जूनियर्स को वेलकम करें। क्या करें, तुम मेहमान नवाजी बनती है ना। फजर ने कहा, तुम हेडमास्टर साहब ऐसा करो कि पास का टेबल सुना, मगर उर्दू में। राबिया ने लड़के को मुखातिब करके हुक्म दिया। लड़का अब सोच में पड़ गया था कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ, मगर लड़कियों ने से 5 का टेबल उर्दू में सुन लिया। फिर अमल ने हुक्म दिया कि अब हमें कोई गाना सुनाओ। गाने की फरमाइश लड़के के लिए दिलचस्प मालूम हो रही थी और बिना कुछ सोचे उसने गाना शुरू कर दिया, मगर आवाज़ बेसुरी उससे ज़्यादा देर बर्दाश्त न हो सकी और जिया ने उसे रोकते हुए लतीफ़े की फरमाइश कर दी। लड़के ने कुछ देर के बाद एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया जिस पर हंसी कम और गुस्सा ज़्यादा आने लगा। फजर की बारी थी और फजर कुछ ज़्यादा सोच रही थी, जिससे लड़के की हालत थोड़ी सी ख़राब हो सके, क्योंकि आम रूटीन के टास्क तो सब ही कर लेते। फजर के जहन में खतरनाक आइडिया आया और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट रोनुमाने लगी। अच्छा सुनो हेडमास्टर साहब, वो सामने लड़की नजर आ रही है ना, जाओ उसे उसका मोबाइल नंबर मांग कर आओ। फजर का दिया हुआ टास्क सुनकर तीनों दोस्तों ने फजर की हौसला अफजाई की। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? मैं इस तरह कैसे किसी अनजान लड़की से उसका नंबर मांग सकता हूँ, वो भी यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन? लड़के ने जवाब दिया। और मिस्टर, ज़रा तमीज़ थे, तुम्हें पता तो है तो तुम किससे बात कर रहे हो? फजर ने रोब चाहते हुए उससे कहा था। मिस्टर शहीद, शहीद नाम है मेरा मोहतरमा फजर। शहीद ने अपना तारीफ करवाया था। जो भी है, लेकिन जाओ और जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो। फजर ने धमकी दी। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? शहीद ने हुक्म ना मानने की सूरत में मुमकिन अंजाम के बारे में जानने की कोशिश की। तो हम चारों को कंटीन में ट्रीट देनी होगी, वो भी अच्छी खासी। फजर की बात पर बाकी सब भी मुत्तफिक हुई थी।
مگر شہید نے عزت کا فالودہ بننے کی بجائے جیب پر اور دل پر بوجھ برداشت کرنا مناسب سمجھا۔ چاروں کو ٹریٹ دیتے اسے 2500 سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر ان کے نمبر مانگنے والی بات مان کر وہ عزت سے ہاتھ دھونے سے کہیں زیادہ بہتر آپشن تھا۔ چاروں نے ٹریٹ لے کر جیسے ایک مار کا سر کر لیا تھا۔ اس کے بعد کئی سارے شکار کیے، مگر شہید جیسا کسی کا نہیں کیا۔ 2 کلاسز کے بعد فجر کا اپنے کزن شہزان سے ملاقات ہوئی، جو فجر سے 1 سال سینئر تھا۔ مالی طور پر اتنا مستقیم تو نہیں تھا، لیکن اپنی قابلیت پر اسکالرشپ دے کر یہاں فجر کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ شہزان نے فجر اور اس کی گینگ کی حرکتوں اور شرارتوں کے بارے میں بہت بات سنا تھا، اور وہ بخوبی واقف تھا کہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی فجر اپنے گینگ کے ساتھ جونیئرز کو یونیورسٹی میں آنا محال کر دے گی، اور وہی رہا۔ فجر سے جب حال احوال پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سیمسٹر کے پہلے ہفتے صرف جونیئرز کے ساتھ ٹریکنگ کرنے اور یونیورسٹی لائف کو انجوائے کرنے آئی ہے۔ شہزان فجر کے بالکل مختلف تھا۔ وہ قابل تھا، پڑھائی کو سنجیدہ لینے والا، اور ریکنگ وغیرہ کی جگہ وہ جونیئرز کی مدد کرنے کو ترجیح دیتا۔ شہزان اور فجر 2 مختلف مزاج کے لوگ تھے، مگر بچپن سے دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ شہزان فجر کو پسند کرتا اور فجر نے کبھی اقرار بھی نہیں کیا تھا محبت کا، مگر شہزان کے جذبے کو جاننے کے باوجود بھی کبھی کوئی منفی رد عمل نہیں دیا۔ فجر نے شہزان کے آج کے دن کا شیڈول پوچھا تو وہی لیکچر لینے کی فہرست جو تقریباً روز کا معمول ہوتا رہا وہ دہرا دیا۔ فجر نے اسے آخری کلاس چھوڑ کر باہر کہیں لنچ پر چلنے کا کہا، جس سے مجبوراً شہزان کو ماننا پڑا۔ فجر کی دوست عمل کو شہزان سے محبت ہے، مگر نہ تو اظہار کر پاتی ہے اور نہ ہی شہزان نے کبھی اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ آخری کلاس چھوڑ کر جب شہزان فجر کے ساتھ لنچ پر جانے لگا تو اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ فجر سے کہنے لگا کہ مجھے آج ایک بہت ہی قریبی دوست کی باعث سے ملنا ہے، جس نے آج بطور لیکچر ہماری یونیورسٹی کو جوائن کیا ہے۔ فجر نے بھی شہزان کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب شہزان اور فجر ان کے آفس پہنچے تو فجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکچرر کوئی اور نہیں بلکہ شہید تھا، جس کے ساتھ آج صبح ہی وہ گینگ کے ساتھ مل کر ریکنگ کرنے لگے تھے۔ شہزان کے ساتھ کافی دیر تک وہ بہت اچھی گفتگو ہوتی رہی، اور فجر پوری گفتگو کی طرح ایک بار بھی شرم سے اوپر نہ دیکھ سکی۔ شہید نے بھی احساس ہونے نہیں دیا کہ ان کے بیچ کچھ ہوا تھا، اور جاتے ہوئے شہید نے فجر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترمہ آپ کیوں اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں؟ ڈاکٹرز نے بولنے سے منع کیا ہے کیا؟ فجر نے جواباً ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ شہزان کہنے لگا، سر یہ تو بہت بولتی ہے، اچھا ہے خاموش ہے، ورنہ سر میں درد ہونے لگے گا، آپ کا بھی اور میرا بھی۔ فجر نے شہزان کو گھر سے کوہنی ماری تھی، مگر شہید اس بات سے خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ ویسے نام کیا ہے آپ کا محترمہ؟ شہید نے پوچھا۔ فجر نے گھبراہٹ سے بات کو ٹکڑوں میں مکمل کیا۔ شہید ہنسا۔ فجر اچھا نام ہے، ویسے شہزان میری ایک عجیب سی عادت ہے لوگوں کو محترم یا محترمہ کہنے کی۔ عجیب ہے نا آج کل کے دور میں؟ شہزان سے پوچھا۔ نہیں سر، یہ تو دوسروں کی عزت اور احترام سے پکارنے کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، شہزان نے وضاحت کی۔ اچھا، لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کسی سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر جیسی زبان استعمال کرتا ہوں، شہید نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر فجر نے شرمندگی سے ایک لمحے کو بھی آنکھ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ سر شہید سے ملاقات کے بعد لنچ پر جاتے فجر نے باتوں میں شہزان سے شہید کے متعلق تھوڑی بہت تفصیل پوچھ لی، اور اس کو حیرت ہوئی کہ وہ شہید یہاں اکنامکس کی لیکچرر لینے آیا ہے اور وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اکنامکس پڑھائے گا۔ فجر کا دل کیا کہ وہ جلدی سے اٹھ کر چلی جائے اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ سب نے مل کر جان ہونی کرتی ہے، ٹیچر کے ساتھ ریگنگ، اور وہ بھی اتنے عجیب وفا کے ساتھ۔ رات کو فجر نے سب کو ویڈیو کال پر لیا اور ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ریگنگ کرنے کا نشہ حقیقت جاننے کے بعد یکدم اتر گیا تھا۔ کل اس مسئلے پر گینگ ممبرز نے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سب کی نیندیں اڑ گئی۔ صبح جب گینگ کا اجلاس شروع ہوا تو سب کچھ دیر تک ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جیا نے خاموشی توڑی۔ یار وہ اتنے ینگ ہیں، کسی اینگل سے وہ ٹیچر لگ ہی نہیں رہے تھے، غلطی ہماری تھوڑی نہ ہے، اس نے بتایا ہوتا تو ہم تھوڑی نہ ایسا ویسا کرتے۔ بالکل صحیح کہا، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے،
تو پھر ہم کیوں فکر کریں؟ رابعہ نے بھی اکڑ کر کہا۔ ہم نے جو کیا ہے نا، وہ اگر پرنسپل کو پتہ چل گیا تو ہم میں سے کسی کی بھی خیر نہیں ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم ابھی جائیں اور سر سے جا کر معافی مانگ لیں اور معاملہ یہیں پر ختم کر دیں۔ امل نے مشورہ دیا۔ امل صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں آفس جا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ فجر نے امل کی بات کی تائید کی۔ جیا اور رابعہ پہلے مخالف تھی اس رائے کے، مگر مجبوری کے تحت ان کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ آفس پہنچ کر معلوم ہوا کہ سر ابھی کلاس لینے گئے ہیں۔ چاروں نے بعد میں آنے کا ارادہ لیے اپنی کلاس روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کلاس میں داخل ہوتے ان چاروں پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ شہیر انہی کی کلاس میں اکنامکس پڑھا رہے تھے۔ شہیر نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی اور ان چاروں کو الگ الگ اور مزاح سے بھرپور وجوہات پر باری باری کلاس میں کہہ کے لگ رہے تھے، کیونکہ چاروں نے خود ہی کوئی نہ کوئی منطق بنا لی تھی۔ شہیر نے انہیں کلاس میں بیٹھنے سے پہلے اپنا تعارف کروانے کو کہا۔ چاروں نے پھر ڈرامائی انداز میں باری باری اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کے آخر میں یہ سب کی مشترک ہوتی تھی کہ وہ FAGR گینگ کا ممبرس ہے۔ ہر ایک کے تعارف پر لوگ کلاس میں کہکا گونجتا۔ عمل کی آخری باری تھی تو اس نے فجر کا گینگ کا خلاصہ بھی بیان کر دیا۔ شہیر کو اندازہ ہو گیا کہ لڑکیاں بہت ہی شرارتی ہیں اور ان کے ساتھ کلاس میں ہر ٹیچر کو بہت مشکل پیش آتی ہے، تو خود بھی مستقبل کے لیے اس حساب سے کچھ احتیاطی تدابیر سوچنے لگا تھا۔ کلاس جاری رہی اور یونیورسٹی میں ایک شاندار آغاز کے بعد پہلے لیکچر کے اختتام پر شہیر نے سب کو مخاطب کیا۔ آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل سے میری کلاس سے غیر ضروری حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ہی کوئی ضروری بات ہو تو چھٹی کیجیے گا، ورنہ بنا کسی وجہ سے کلاس بنک کرنے کا حق میں نہیں دوں گا۔ کل ملتے ہیں۔ اور فجر گینگ کے ممبرز فجر، عمل اور جیا رابعہ چاروں ممبرز آفس آ جائیں۔ شہر کلاس سے نکل گیا مگر فجر گینگ کے چاروں ممبرز کے چہرے دیکھنے والے تھے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کل کے کیے گئے برتاؤ کا حساب ہونے والا ہے۔ شہر کے دفتر کے باہر وہ سب کھڑی سن رہی تھی کہ کس منہ سے دفتر میں داخل ہو اور پھر سر شہیر کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہی سوچتے جیسے ہی فجر نے ہلکا سا دروازہ کھولا، باقیوں نے اسے دھکا دے کر اندر بھیج دیا۔ دھکے سے اندر آتی فجر نے خود کو سنبھالا مگر سامنے بیٹھے کام میں مصروف شہیر نے ایک نظر ڈال کر دوبارہ کام پر توجہ مرکوز کر دی۔ فجر نے سلام کیا مگر وہ کام میں مصروف تھا۔ شہیر نے بنا کچھ کہے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے واپس مڑ کر دروازہ پورا کھولتے باز بلند سے پھٹکارا، سر کہہ رہے ہیں جبھی اندر آ جا۔ پائے دروازے سے کان لگاتی اس کی دوستوں نے جب سامنے شہیر کو دیکھا تو نظریں جھکائے سب اندر آ گئی۔ شہیر کو کام میں مصروف دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے سب خاموش ہوئے۔ پھر فجر نے شہیر کو مخاطب کیا، "Sir, I am really sorry. In fact, we are all very sorry." فجر کی اس بات پر اس کی دوستوں نے بھی معصومانہ چہرہ بنا لیے تھے۔ شہیر کام چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا تو مس فجر، مس عمل، مس جیا اور مس رابعہ AKA فجر گینگ کس بات کے لیے سوری کر رہے ہیں آپ؟ سر، جو کل ہوا نا، ہم اس کے لیے معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ رابعہ نے نظریں چکائے ہوئے کہا۔ اچھا، اتنا آسان ہے کیا؟ آپ لوگ سوری کہہ دیں گے اور میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہ بات پرنسپل کو جا کر نہیں بتاؤں گا؟ شہید کی بات پر چاروں کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ بہت آگے جانے والا ہے۔ عمل نے التجائی لہجے میں کہا، سر، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ آئندہ سے ہم کسی کے ساتھ بھی ریگنگ نہیں کریں گے۔ چاروں نے یکروان ہو کر وعدہ کیا کہ وہ لوگ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ شہید نے ماتھے پر اب سنجیدگی کے آثار نمایاں کیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں جانے دیتا ہوں، مگر مجھے آئندہ کوئی شکایت نہ ملے۔ چاروں نے خوشی سے شہید کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے شرارتی کرتی ہوئی نکل گئی۔ شہید جو سنجیدہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، ان کے نکلتے اس کی ہنسی نکل گئی کیونکہ وہ روپ جمانا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی اکڑ ضروری تھی، ورنہ جتنی وہ لڑکی شرارتی تھی ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ ریگنگ کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہونا ہوا، وہ چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اگلے کچھ دن فجر گینگ کلاس میں مکمل خاموش نظر آنے لگا۔ کوئی مذاق، کوئی شرارت نہیں، جس کے لیے وہ سب یونیورسٹی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے شہید کے ساتھ کا کیا گیا وعدہ تھا اور شہید کی بطور ٹیچر اکڑ اور سختی بھی تھی۔ کنٹین میں بیٹھے سب کپڑے ہانکنے میں مصروف تھے۔ فجر نے کہا،
یہ سر شہیر کچھ زیادہ ہی اکڑو نہیں ہے؟ مطلب اتنی بھی کیا سکتی کہ پوری کلاس کو ہنسنے بھی نہ دے؟ اتنی بوریت ہوتی ہے قسم سے. بہت ہی اکڑوں ہے یار. مانا کہ ہینڈسم ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بورنگ بھی ہو. جیا نے فرضی طریقے سے سر میں کھجلی کر کے کہا. ہینڈسم ہے نوجوان، سکسیسفل ہے، تبھی تو ایسا ہے. اب ان سب کوالٹیز کے بعد ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے. رابعہ نے مزید وضاحت کی. کچھ زیادہ ہی سر کی سائڈ نہیں لینے لگی تو خیر کہیں دل تو نہیں آ گیا؟ عمل کی بات پر عمل کے ساتھ ساتھ جیا اور فجر کی بھی ہنسی نکلی تھی، مگر رابعہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. ہاں سر شہیر اچھے لگے مجھے، لیکن ستم ظریفی کے استاد کی عزت کو نظر میں رکھتے اظہار محبت بھی نہیں کر سکتے. رابعہ کی اس عاشق مزاجی والی بات پر سب نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اسے تنگ کرنے کے لیے سر شہیر کی برائیاں شروع کر دی، مگر رابعہ کو کہاں کوئی نقص نظر آنا تھا. شہیر نے کلاس میں اپنا برتاؤ اور مزاج دونوں آہستہ آہستہ بدلنے شروع کر دیے تھے. وہ ہنسی مذاق کرنے لگا تھا اور اسی کی دیکھا دیکھی فجر گینگ بھی آہستہ آہستہ اپنے پرانے راستے پر واپس آنے لگا تھا. شرارتوں اور ہنسی مزاج کے بیچ اکنامکس جیسا خشک سبجیکٹ شہیر بہت ہی مہارت سے پڑھانے لگا تھا. مڈ ایگزام میں اکنامکس میں پوری کلاس کے بہترین نتائج آئے تھے اور اس بات کی شہیر کو پرنسپل سے تمام دیگر ٹیچر سے بھی داد ملتی رہی. شہیر اب کچھ ہی مہینوں میں یونیورسٹی کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا پسندیدہ ٹیچر بن گیا تھا. خاص کر فیمیل اسٹوڈنٹس کا تو وہ بہت ہی پسندیدہ، کیونکہ جہاں وہ اس سے اپنے اچھے ٹیچر تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کی گڈ لکس اور اچھے اخلاق بھی طالب علموں کے دلوں میں رہ جاتے. شہیر ایک دن کلاس میں آئے اور کلاس میں کچھ پڑھانے کے بجائے ایک سوال بورڈ پر لکھ دیا. تمام طالب علم ایک دوسرے کو تجسس بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ سر نے کس طرح کا سوال لکھ دیا. بورڈ پر لکھا گیا تھا، اکنامکس نے آپ کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے؟ وجہ بھی بتائیے. شہیر نے طالب علم سے پوچھا اور کوئی جواب دینا چاہیے تھا کہ کچھ دیر تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر ہنستے تک کا فجر گینگ کی ایک ممبر نے ہاتھ اٹھایا. شہیر نے مسکرا کر کہا، جی محترمہ احمد بتائیے. سر اکنامکس نے بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے، اور وہ بھی ہماری زندگیوں پر. پہلے جو ہم تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے تھے، اب اکنامکس جیسے خشک سبجیکٹ کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر پاتے. عمل کی بات پر کلاس روم میں کہکا کھوجا. شہیر بھی ہنسنے لگا تھا. اچھی وجہ بتائی ہے، کوئی اور جواب دینا چاہیں گے؟ عمل کے بعد دیگر کئی سارے جواب آئے، اس پر کچھ ہنسی مذاق تو کچھ پڑھاکو بچوں کی طرف سے سنجیدہ جوابات بھی آئے. مگر فجر نے جب جواب دیا تو سب لاجواب ہوئے. وہ ہونا بنتا بھی تھا. سر اکنامکس کو بہت اثر ہوا ہے موجودہ دور میں ہم سب کی زندگیوں پر. اگر ہم اکنامکس سے سمجھے تو اس کا مطلب ہم معاشی نظام کو سمجھنا شروع کر دیں گے، اور اسی طرح ملک کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں ان کا حل سوچ سکتے ہیں اور ان سب مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. فجر کے جواب سے جہاں باقی سارے طالب علم متاثر ہوئے تھے، وہیں پر شہید کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا. فجر کا پہلے جیسا صرف شرارتی پہلو نمایاں تھا، اب آہستہ آہستہ قابلیت والا پہلو بھی نمایاں ہونے لگا تھا. اب جہاں ہر طرف سے شہید کا چرچا ہونے لگا تھا، وہیں پر فجر گینگ بھی ان کی گن گانے لگا تھا. ہر روز پورا گینگ شہید کی کلاس میں موجود ہوتا، جبکہ باقی کلاسز میں ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی. شہزان کے ساتھ بھی زیادہ تر وقت فجر شہید کی ہی باتیں کرتی، جس سے شہزان اکتاہٹ محسوس کرتا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا. شہزان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کم ہونے لگا تھا، اور جب ملاقات ہوتی تھی تو سر شہید کا تذکرہ ملاقات کا لازمی حصہ بن گیا. شہزان اکر بہانہ بنا کر ملاقات ادھوری چھوڑ کر چلا جاتا، کیونکہ وہ مزید برداشت کرنے کی صلاحیت ہونے لگا تھا. عمل جو کہ شہزان کو پسند کرتی تھی، تو اس نے شہزان اور فجر کے بیچ بڑھتی ہوئی دوری کا فائدہ اٹھانا چاہا، اور ایک دن یونیورسٹی میں شہزان کو اکیلے لائبریری سے نکلتے دیکھ اسے بات کرنے کی کوشش کی. شہزان کیسے ہو؟ فجر کے علاوہ کسی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تمہارے پاس. عمل نے مذاق میں طنز کیا. میں ٹھیک، تم سناؤ. ٹائم تو ہوتا ہے، مگر وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر دل نے ساتھ دے دیا اور کہنے کا ارادہ ترک کر دیا. مگر کیا؟ عمل نے سوال پوچھا. نہیں کچھ خاص نہیں، میں دراصل کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، پھر بات ہوگی. شہزان نے جانے لگا تو عمل نے پیچھے سے آواز لگائی. فجر نے منع کیا. عمل کی بات سن کر موڑا اور عمل کے قریب آیا. پہلی بات تو یہ کہ فجر نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اگر وہ کچھ کہہ بھی دے
तो भी मेरा और फजर का ज़ाती मामला है। तुम्हें या किसी को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ इजाज़त ही नहीं है। शहजान ये कहकर वहाँ से चला गया, मगर अमन उसके तलख रवैये से मायूस और अफसुर्दा हो गए। बिना दोस्तों की बताए घर आ गए। दोस्तों ने फ़ोन करना चाहा तो फजर नंबर भी बन जा रहा था। अगले दिन भी अमन यूनिवर्सिटी नहीं आई और आज भी उसने किसी दोस्त का फ़ोन नहीं उठाया और शहजान के सख्त रवैये से बहुत मायूस हो गई थी, इतनी कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी उकताहट महसूस करने लगी थी। बेजारी और उदासी अलग से साया किए हुए थी। उन सबके बीच इंतकाम ने भी उसके दिल में जगह बनाना शुरू की और अमन ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तमाम तर उसूलों को तोड़ने और किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब यूनिवर्सिटी गई और दोस्तों से सामना हुआ तो पेश आने वाले वाक़ये की जगह कोई बहाना बनाकर सबके सवालात को टाल दिया। क्लास में तो आज क्लास में सर शहीन ने एक खबर सुनाई जिसे सुनकर पूरी क्लास अफसरदा हो गई। इस बार मिड एग्जाम में आप सबके इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बेहतरीन रिजल्ट के बाद प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक खास जिम्मेदारी सौंपी है और चाहते हैं कि मैं जूनियर्स के तमाम सेक्शंस की क्लास की जिम्मेदारी लूँ ताकि तमाम जूनियर्स इकोनॉमिक्स में बेसिक से दिलचस्पी ले सकें। मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी पूरी कोशिश पहले भी करता है और अब नई जिम्मेदारी को निभाते हुए भी करूँगा। मैं तालिब इल्म को दिलचस्पी बढ़ाओ और इसी सब्जेक्ट में जिस कदर खुशक समझा जाता है बाकी सब्जेक्ट में इस पर, तो मेरी आज आप लोगों के साथ आज आखिरी क्लास होगी। क्लास में सब सर शहीद की आखिरी क्लास वाली खबर पर इस मामले में प्रिंसिपल से बात करें और उनको अपने फैसले पर नजरसानी का कहते रहे, मगर शहीद ने साफ इनकार कर दिया कि प्रिंसिपल की दी हुई जिम्मेदारी में से वो पीछे नहीं हट सकता। फजर ने अपनी बाकी क्लास फेलोज को भी आमादा करने की कोशिश की कि वो अपना मसला प्रिंसिपल के सामने रखेंगे और यकीनन प्रिंसिपल साहब अपने फैसले पर नजरसानी कर गया, वैसे फैसला वापस ले लेंगे। मगर अपनी क्लास फेलोज की मुतज़ाद राय मिलने लगी। अगर प्रिंसिपल साहब भी कहते कि जो प्रोफेसर सर शहीद की जगह क्लास लेंगे वो तो कैंपस के सबसे काबिल और सीनियर तरीन प्रोफेसर हैं, तो इस बात पर क्या मुमकिन जवाब दिया जा सकता है। इस बात पर जहाँ सब क्लास वालों ने इत्तेफाक किया वही फजर और उसकी सहेलियों के बीच मुतज़ाद राय सामने आई। जिया और अमल दोनों फजर राबिया की राय से मुतफिक नहीं थे और उन्हें लगता था कि फजर और राबिया सर शहीद के मसले को कुछ ज़्यादा ही संजीदा ले रही है। मगर फजर और राबिया दोनों अपनी बात पर सख्ती से खड़ी थी कि उनको जाकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह बीच में टीचर्स को बदल देने से हमारी पढ़ाई का हर्ज होगा। जो सब्जेक्ट पहले ही इतना खुश्क है उसको सर ने इतनी मोहब्बत से हम सब के लिए इंटरेस्टिंग बनाया था और अब मैनेजमेंट टीचर बदलना चाह रही है। फजर और राबिया ने समझाने की कोशिश की मगर कोशिश कामयाब ना हो सकी। बाकी क्लास से तो कोई नहीं आया तो मजबूरन अमल और जिया को साथ ले जाकर सर शहीद के दफ्तर पहुंच गए। सर शहीद क्लास में थे तो उन्होंने इसे शहीद के आने का इंतजार किया। फिर कुछ देर ऑफिस आए तो उन्होंने अपना मुतालबा सर शहीद के सामने रखा। इन सब की बात सुनते शहीद ने कहा, देखिए आप सबकी बात अपनी जगह ठीक है, मगर मैं यहाँ की इंतजामिया का कोई भी फैसला मानने का पाबंद हूँ जब तक वो कानूनी दायरे के अंदर है और इस फैसले में इंतजामिया कोई गलत फैसला नहीं कर रही है, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं नए तालिब इल्म पर ज़्यादा काम करूँ। तो मुझे इस फैसले में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। सर इस फैसले में मसला है और मसला ये है कि फाइनल एग्जाम्स में कुछ ही महीने रह गए तो अचानक इस तरह से टीचर बदल देने से हमारी पढ़ाई खराब होगी। फजर ने वजाहत की, लेकिन जो आपको आप पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, वो मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं। शहीन ने अपनी राय जाहिर की, यकीनन प्रोफेसर साहब अच्छा ही पढ़ाते होंगे, मगर आपको नहीं लगता कि आपकी पूरी सेमेस्टर की मेहनत ज़ाया हो जाएगी? हम सब का आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बन गया है, किसी और टीचर के साथ वो लेवल बनते बनते कितने महीने गुजर जाएंगे, जबकि वो 1.5 महीने में फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। फजर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर शहीद ने भी किसी किस्म का एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया। फजर और उसकी सहेलियों को सर शहीद के इनकार से बहुत दुख हुआ, मगर फजर ने प्रिंसिपल के सामने अपने मुकदमे को रखने का फैसला किया। इस बार अमल और जिया के साथ साथ राबिया भी फजर के इस फैसले के हक में थी। फजर ने इरादा कर लिया था तो इसलिए प्रिंसिपल से मिलने के लिए वक्त मांगा और प्रिंसिपल साहब की मसरूफियत की वजह से अगले दिन का वक्त दिया गया। अगले दिन उसने तमाम तर तफसील प्रिंसिपल साहब के सामने रख दी और फजर की बात पर उनका बाहूर मुशाहिदा करने के बाद जब मैनेजमेंट ने इस हवाले से बात की
तो इनको भी फजर की तजवीज़ मुनासिब लगी और सेमेस्टर के आखिर तक शहर की क्लासेस को जारी रखने का फैसला जारी हुआ। फजर इस फतह के बाद क्लास में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। पूरी क्लास में फजर की बातें होती रही कि कैसे उसने तन्हा पूरी क्लास के हक के लिए आवाज़ उठाई। सर शहीद क्लास में आए तो सबने उनकी आने की खुशी में खड़े होकर तालियां बजाई, मगर शहीद ने कहा कि सारा का सारा क्रेडिट फजर के नाम है, क्योंकि उसने आपके सामने एक बहुत ही अहम बात की निशानगी की है, मगर आप में से किसी के साथ किसी ने नहीं किया साथ। और जब ये मेरे पास आई तो मैं भी इसको मायूसी ही हुई, क्योंकि मुझे भी लगा कि टीचर्स बदलने से कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फजर ने ये साबित किया कि कोई भी कुछ नहीं। ज़माना जब जिस भी सिलसिले से हो, लेकिन आपके इरादे पुख्ता हो और आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो आपको फिर हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। और फजर ने ये कर दिखाया। शहीद अब फजर में इंटरेस्ट लेने लगा था, मगर वो जाहिर नहीं करता था, इसलिए वो हर मुमकिन हद तक कोशिश करता कि फजर के साथ उसका रवैया बाकी की जैसा हो। शहजान के साथ अब फजर का हर गुजरने वाला लम्हा अजनबी के एहसास से बढ़ने लगा था। उनके बीच बहुत कम गुफ्तगू होने लगी और वजह फजर की हर दूसरी बात पर सर शेख की बात छेड़ देना था। शहजान को कोफत होने लगती और फिर उसने फजर से इस बारे में बात की, फजर क्या जब हम मिल रहे हैं तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारे बीच सर शहीद शेख का तज़किरा ना हो, या फिर बहुत कम हो, यानी हस्बी ज़रूरत। शहजान ने हिचकिचाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बातें बुरी लगती हैं तुम्हें? फजर ने सवाल किया। नहीं, तुम्हारी बातें नहीं, मगर रोज़ रोज़ सर शहीद की बातें करने से ज़रूर मुझे बुरा लगता है। क्या हम अपनी बातें नहीं कर सकते जिस तरह हम सर शहीद के आने से पहले किया करते थे? शैतान ने दो बात की, मगर फजर उसे देखती रही और फिर इस बात में सर हिलाकर इतना ही कहकर चली गई, ठीक है, आज की बात नहीं होगी, सर शहीद की बात। शहजान को अंदाज़ा हो गया कि फजर को उसकी बात बुरी लगी है, मगर वो दो बात करने के सिवा शहजान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर शहीद भी फजर को अहमियत देने लगा था, मगर बिना ये जाहिर किए कि उसको पसंद करने लगा। शहीद को फजर के साथ वक्त गुजारने की शदीद चाहत होने लगी थी, मगर इजहार वो करना नहीं चाहता था और बिना इजहार के ऐसा मुमकिन नहीं था। काफ़ी सोच के उसे एक तरकीब सोची। क्लास में उसने ऐलान किया कि आज से मैं आप लोगों को सब्जेक्ट में क्विज दिया करूँगा, अब से इस पर थोड़ा सा सोचेंगे और अगले दिन हम सबको यहाँ क्लास में डिस्कशन किया करेंगे, ताकि इसके जो जवाबात हों क्विज के हवाले से वो हल होंगे और हम इस तरह सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर भी करते जाएंगे। पहले कुछ दिन के लिए क्विज कुछ आसान थे और जानबूझकर आसान रखे गए थे ताकि सब इस एक्टिविटी के आदी हो जाए, और फिर कुछ दिनों के बाद जो क्विज होने लगे वो मुश्किल से मुश्किल होने लगे। जहाँ स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आने लगी, वहीं पर उनका सब्जेक्ट को समझने की सोच भी वसी होने लगी। मगर फजर को कुछ मसाइल ऐसे पेश आते जो समझ ना पाती और शहीद जानबूझ के फजर को उलझन में डाले रखता। फजर जब सवाल उठाती कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो शहीद कहता कि तुम क्लास के बाद आकर पूछ लेना जो भी सवालात हो, क्योंकि मैं पूरी क्लास में सवाल नहीं लगा सकता। फजर क्लास के बाहर उलझन दूर करने चली जाती और एक आध बार अपनी मामूल बनने लगा था। शहीद कोशिश करता कि हज फजर की से में जो क्विज आए वो मुश्किल हो, ताकि उसके समझने के बाद भी उसके पास आए। एक दिन जब फजर शहीद के दफ्तर आई तो शहीद ने पढ़ाते पढ़ाते बातों कर फजर की ज़ाती ज़िंदगी की तरफ मोड़ दिया। तो इकोनॉमिक्स में इन दोनों की चीज़ों की अहमियत इतनी है जिसे इंसान के लिए हवा की अहमियत और एक दूसरे के लिए इतनी ज़रूरी है जैसे इंसान के लिए उसका लाइफ पार्टनर, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा मंगेतर। शहीद ने मुस्कुरा कर कहा, सर मेरी अभी मंगनी नहीं हुई। फजर ने जवाब दिया। शहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और दिल में एक खुशगवार सी कैफियत चलने लगी। अच्छा, मुझे लगा शहजान से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। शहीद ने कसदन ये गुमान जाहिर किया कि वो जानना चाहता था कि फजर और शहजान के बीच रिश्ता किस नौयत का। नहीं सर, वो मेरा कज़न है और बचपन का दोस्त है, इससे आगे कुछ नहीं है। फजर ने तफसील बयान करके शहीद की गलत फहमी दूर करना चाहिए। शहीद जो कि अब मुतमईन हो चुका था शहजान और फजर के बीच कोई ताल्लुक नहीं, तो इसने अगला कदम उठाया। हाँ सही है, तुम लोगों की जोड़ी बनती भी नहीं है। तुम्हें एक ज़हीन पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, और वो है तो बहुत काबिल और अच्छा लड़का, मगर एक सीधा साधा सा पुराने ख्यालात का है, तो तुम दोनों का कोई जोड़ बनता नहीं है। ये कहकर शहीद ने फजर को सोच में डाल दिया था। एक जहर जो उसके दिमाग में उतारना शुरू कर दिया था, जिससे शहजान के लिए दिल में मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल जाती और शहीद फजर की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता। ये सब हथकंडे आजमाने के लिए शहीद ने अपने ओहदे का भी ख्याल नहीं रखा था।
وہ ایک استاد ہے اور استاد کو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں زیب نہیں دیتی، لیکن اسے شاید یہ بات وہ جاہلوں والا محاورہ لگنے لگی تھی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ شہزان فجر سے ملتے اس کے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ جم گئی ہوئی ہے۔ شہزان نے جم کی طرف رخ کیا اور وہاں فجر ورزش کرنے میں مصروف تھی، کانوں میں ہیڈ فون لگائے اور ٹریڈ مل پر دوڑ رہی تھی۔ شہزان نے کچھ دیر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کیا اور فجر نے جیسے ہی ورزش ختم کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہزان کو دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا اسے۔ شہزان جس کو فجر نے کتنی بار جم جوائن کرنے کا مشورہ دیا تھا، جم سے بیزار شہزان جم جوائن کرنا تو دور کی بات، فجر کو کمپنی دینے کی غرض سے بھی کبھی جم نہیں گیا تھا اور آج وہ بنا بتائے جم میں موجود تھا۔ فجر نے اس انہونی کی وجہ پوچھی۔ شہزان جم آیا، وہ بھی اچانک۔ کیا بات ہے؟ 21 توپوں کی سلامی بنتی ہے یا پھر 22 کی، کیونکہ اتنا بڑا کارنامہ جو سے انجام دیا ہے مسٹر شہزان نے۔ فجر نے شہزان کو چیرنے کی غرض سے کہا۔ ہاں بنا لو مذاق میرا، لیکن بھائی صاف بات ہے ہم سے نہیں ہوتا یہ سب۔ روز اور یہ باری وزن اٹھاؤ اور خود کو مشکل میں ڈالو، یہ شوق مجھے تو نہیں چاہیے اپنی زندگی میں۔ شہزان نے جم سے اکتاہٹ کو الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ فجر سمجھ گئی تھی کہ اب یہ سب پھر سے جم کی برائیاں شروع کرنے والا ہے، تو دو ٹوک انداز میں آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ گاڑی میں بتایا۔ فجر نے اپنی ذاتی ایکسرسائز مکمل کی اور شہزان کو لیے گاڑی میں گھر کی طرف نکل گئے۔ شہزان کی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا سوچ رہے ہو تم ہمارے بارے میں؟ مطلب؟ فجر نے سوچتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ ہم دونوں کے بارے میں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے، یا کم از کم منگنی ہی کر لیتے تاکہ ہم کسی رشتے کو تو باندھ جائیں؟ شہزان نے بھی سبھی سے کہا، ہاں سوچتی اس بارے میں، مگر اتنی جلدی بھی کیا تمہیں؟ گھر والے ابھی کہاں مانا ہے، پہلے ہم دونوں اسٹڈیز تو مکمل کر لیں۔ فجر اپنی بات ٹال گئی تھی، اسٹڈیز ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ تم بات تو کرو گھر والوں سے۔ شہزان نے فجر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، جس پر فجر کو غصہ آیا اور گاڑی ایک طرف رک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا بات کروں میں گھر والوں سے؟ یہی کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں بنا کسی اسٹیبل کریئر کے، اور تمہیں لگتا ہے وہ لوگ مان جائیں گے؟ شہزان خاموش رہا اور وہ خاموشی سے فجر کو دیکھتا رہا، اس کے بدلتے رویے کو دیکھتا رہا۔ ہم دونوں کزنز ہیں اور دونوں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے، اور اس سب کے بعد بھی کچھ ہے جاننے کے لیے؟ شہزان یہ سب کافی نہیں ہوتا، ایک اسٹیبل کریئر کا ہونا بہت ضروری ہے، تم کیوں بچوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ فجر نے غصے سے کہا۔ اب ان کے بعد شہزان کے کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا، وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر چل دیا۔ فجر نے اسے کئی آوازیں دی مگر شہزان واپس نہیں لوٹا۔ اگلے دن شہزان کی سر شہیر سے ملاقات ہوئی تو شہزان سے بات کرتے کرتے شہیر نے اس پر طنز کیا، شہزان کوئی لڑکی پسند کر لی ہے یا پھر زندگی کسی ایک لڑکی کے ساتھ بھی گزار دینی ہے؟ شہزان کو اندازہ ہو چکا تھا کیونکہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سر، زندگی ایک ہی انسان کے ساتھ گزارنی چاہیے اور اس کے لیے جتنا بھی انتظار کیا جائے کم ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے۔ رائے تو تمہاری اچھی ہے، مگر جب اندازہ ہو جائے کہ وہ انسان کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو پھر انتظار کرنا بیکار ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ شہیر نے لفظوں سے ایک اور تیر چلایا۔ سر، کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسا نظر آ رہا ہو؟ اگر کسی میں دلچسپی ہوتی تو یقیناً میرے ساتھ منگنی کا وعدہ نہ کرتی۔ شہزان نے جھوٹ بول کر شہیر کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھی۔ اچھا، تو بات منگنی تک بھی آ گئی ہے؟ بھائی بہت بہت مبارک ہو پھر تو۔ شہیر نے دل پر پتھر رکھ کر شہزان کو مبارکباد دی تھی۔ شہزان نے بھی مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر اندر سے دونوں جانتے تھے کہ دونوں دکھاوا کر رہے ہیں۔ فجر نے نہ تو منگنی کا کوئی وعدہ کیا جس پر شہزان خوش ہوتا، اور نہ ہی شہزان کی کہیں ہوئی بات سچ ہوئی تھی جس سے شہیر کو اداس ہونا چاہیے تھا۔ دونوں نے بیچ فجر کو لے کر ایک غیر اعلانیہ جنگ چھڑ دی تھی، مگر چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ شہیر جب دفتر واپس آیا تو امل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے کی وجہ پوچھنے پر امل نے بتایا کہ وہ کچھ سوالات حل کرنے کے لیے آئی ہے۔ شہیر نے اسے پڑھنا شروع کیا اور جب وہ سمجھ گئی تو جاتے جاتے اس نے شہیر کو حیرت میں ڈال دیا۔ سر، آپ کا ایک کام میں کر سکتی ہوں، مگر بدلے میں آپ ہی میرا کام کر دیں گے۔ امل نے شہیر کو بتایا۔ اس کے تجسس سے اسے پوچھا، کون سا کام؟ فجر نے ایک یکلختی جواب دیا جس سے شہیر کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آئی، مگر انجان بن کر پوچھا، کیا؟
फजर से मेरा कौन सा काम है? सर मैं सब जानती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। आप फजर को पसंद करते हैं मगर इजहार नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ शहजान आपके रास्ते में हायल है, तो मैं आपका काम आसान कर सकती हूँ, फजर तक पहुँचने का। अमल ने पुरएतमाद लहजे में कहा। शहीर खामोश बैठा सोचता रहा और फिर कहने लगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या करना होगा? वही जो मैं आपके लिए करूँगी। मैं शहजान को फजर से बदसन करूँगी और आप फजर को शहजान से बदसन कर देना। आप मेरी मदद करना, मैं आपकी करूँगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों अपनी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए शहजान और फजर को एक दूसरे से बदसन करेंगे। शहीर ने बात की तह तक पहुँचते हुए कहा था। तो डील डन? अमल ने शहीर से उसकी राय पूछी। शहीर ने रजामंदी जाहिर की और अब शहीर उस्ताद के रूप में एक वहशी दरिंदा बन चुका था, जिसका मकसद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगियों से खेलना था। अमल को शहीर के दफ्तर से जाते हुए फजर ने देख लिया था। शहीर से अमल के आने की वजह दयाफत की तो बताया कि उसे पढ़ाई में मुश्किल आ रही थी, जिस वजह से वो मेरे दफ्तर आ गई थी। तुम्हें तुम्हारी मंगनी मुबारक हो फजर। शहीर ने बात का रुख बदलते फजर से कहा। मेरी मंगनी? लेकिन सर मेरी मंगनी तो नहीं हुई अभी। फजर ने कदरे हैरत से जवाब दिया। लेकिन जल्द होने वाली है, शहजान ने मुझे खुद बताया था। शहीर ने जानबूझकर शहजान को उसके मामले में घसीटा ताकि उसे शहजान के खिलाफ बात करने का मौका मिल सके, और ऐसा ही हुआ जैसा उसने प्लान बनाया। शहीर ने उसे बताया कि बहुत जल्द फजर से मंगनी करने वाला है। नहीं, घर वालों तक ये बात अगर हम दोनों ने अभी कुछ तय नहीं किया। फजर ने की इस बात पर शहीर ने मौके से फ़ायदा उठाया और शहजान के खिलाफ फजर को भड़काने लगा। देखो तो अब इस तरह के बंदे से भला कोई किस तरह शादी करे, जिसने बिना किसी तस्दीक के इतने बड़े फैसले में झूठ बोला, और जाने कितनों तक वो ये झूठ फैला चुका होगा। मैं होता तो मैं तो कभी भी इस इंसान से शादी तो दूर की बात है, दोस्ती भी ना रखो। शहीर ने आग भड़का दी थी, बस उसमें सब कुछ जलते देखने का मजा लेना बाकी था। फजर और उसकी सहेलियों के बीच भी फासले बढ़ने लगे थे, क्योंकि अब फजर को सर शहीद के बारे में बात करने और उनके साथ वक्त गुजारने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। राबिया को फजर की ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, क्योंकि वो खुद सर शहीद को पसंद करती थी। अमल ने भी अपनी तरफ से चाल चलने की कोशिश की और फजर से मिलने से पहले अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल बैग में रख दिया। फजर से मिलने के बाद बातों बातों में उसने फजर से कहा, आजकल तुम्हें सर शहीद के अलावा कोई नजर ही नहीं आता क्या? हम सबको वक्त ही नहीं दे रही हो। हर किसी की एक ही बात क्यों करनी होती है? मैं सबको ही वक्त देती हूँ, बस सर शहीद के साथ पढ़ाई के सिलसिले में मिलना होता है, और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के सिलसिले में उनसे मिलते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। फजर ने वजाहत दी। हाँ, मगर तुम सिर्फ पढ़ने नहीं जाती, बल्कि तुम्हें सर शहीद पसंद भी है। फजर को अमल की बात पर गुस्सा आ गया था। वो मेरी टीचर है और टीचर बाप की जगह होते हैं। मेरे दिल में उनकी इज्जत है, और बेहतर है तुम भी आइंदा इस तरह की कोई गलीज बात अपनी जुबान पर लाने से पहले सोच लिया करो। बात मेरी नहीं है डियर फजर, ग्रुप में सबको यही लगता है, और शायद बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही लगता है। अब मैं सबके मुंह तो बंद नहीं ना कर सकती। अमल ने चिंगारी को हवा दी और आग भड़क उठी। अच्छा, ऐसा है तो ऐसा ही सही। हाँ, मैं सर शहीद को पसंद करती हूँ, इसीलिए मुझे उनके साथ वक्त गुजारते हुए अच्छा लगता है। अब खुश हो तुम अमल? फजर ने गुस्से में जो कह दिया था उसे पता नहीं था कि ये कितना बड़ा मसला पैदा करेगा, मगर अमल की चाल कामयाब हो गई थी और उसने भले गुस्से में ही सही मगर फजर के मुंह से वो निकलवा दिया था जो वो चाहती थी। रिकॉर्डिंग से अपनी मर्जी का हिस्सा काट कर वो शहजान के पास पहुंच गई और शहजान को भड़काने लगी। मैंने कहा था ना, फजर के लिए तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, तो लो सुन लो फजर ने क्या कहा है। अपने मुंह से इकरार किया है कि वो सर शहीद में इंटरेस्टेड है। अमल ने बैग से मोबाइल निकाल कर पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग का काटा हुआ हिस्सा उसे सुनाया, जिसमें फजर ने गुस्से में इकरार किया था कि वो शहीद को पसंद करती है। शहजान ने जब वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी तो दिल पर एक भारी बोझ महसूस करने लगा। उसे फजर से इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं थी। उसे बिना कुछ कहे अमल की जानिब देखा, जो फखरिया अंदाज में मुस्कुराकर उसे बता रही थी कि वो फजर के लिए जो जज्बात रखता है वो वक्त के ज़िया के सिवा कुछ भी नहीं है। मगर शहजान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उस सिचुएशन में खुद को कैसे निकाले। अमल ने कामयाबी से शहजान के दिल में फजर के लिए जो कदरों मंजिलत थी उसे ज़मीन बोस कर दिया था।
दूसरी जानब शहीर भी अपनी तरफ से इस आग को भड़काने की पूरी कोशिश में था। अगले का इंतजार किए बगैर फजर शेजान से मिलने शेजान के घर गई और वहाँ पर शेजान से झूठ बोलने की वजह पूछी तो शेजान जो पहले ही फजर से बदसन हो चुका था उसे शहीर के साथ मुरासिम बनाने का ताना दिया। दोनों के बीच गलतफहमी ने जन्म लेने वाला मसला शिद्दत इख्तियार कर गया और बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और बहुत बहस तकरार के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुक तोड़ने का ऐलान कर दिया। फजर जिस वक्त जाने वाली थी तब शहजाद ने उस पर तंज करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि वो टीचर जिसके पीछे तुम पागल हो रही हो कल को किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ देगा? जो अपने ओहदे का पास नहीं रख सकता वो तुमसे क्या वफा ना पाएगा? फजर को इस बात पर आग ही रखी थी कि वो शहीर का नाम उसके नाम से क्यों जोड़ा है। ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं उसे किस तरह अपनाती हूँ। अगर तुम अपने इसी तरह अकेले रह जाओगे सारी जिंदगी तुम्हें कोई नहीं चाहेगा क्योंकि तुम घमंडी और खुद गर्ज इंसान हो। दोनों के बीच लड़ाई का राबिया को पता चल गया और राबिया ने बाकी सहेलियों से इस बात को डिस्कस किया। अमल ने बज़ाहिर तो अफसोस जाहिर किया मगर दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी और खुशी की ये खबर फौरन शहीद तक पहुंचा दी। सर, हम पहले प्लान में कामयाब हो गए हैं, अब फजर को आप अपनी जाल में पकड़ लें और शहजान को मुझ पर छोड़ दें। शहीर को पहले ही प्लान में इतनी जल्दी कामयाबी की तवक्का नहीं थी मगर अमल की हाजिर दिमागी ने प्लान को कामयाबी के और लगा दिए थे। शेर से जब क्लास शुरू होने से पहले फजर ने क्लास के बाद कुछ बहुत ज़रूरी मसला डिस्कस करना चाहा तो शहीर को अंदाज़ा हो गया कि फजर का मौजू पर बात करना चाह रही है। फजर शहीद का दिल चाहा कि वो जल्दी से ये क्लास ख़त्म हो और फजर को तसल्ली दे कि उसकी नज़र में एक मसीहा बन जाए मगर मसला शेर की सोच से भी आगे निकल चुका था। फजर ने क्लास के बाद शेर को जो कहा उसके लिए शेर तो काफ़ी टाइम से इंतजार में था। सर, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे लेकिन आप मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो मेरे घर रिश्ता भेज सकते हैं। शहीद की कानों को बात सुनने को मिली कि उतनी जल्दी तवक्का भी नहीं कर सकता था। बज़ाहिर शहीद ने फजर को समझाया कि वो बहुत अच्छी लड़की है मगर बस्तूर उस्ताद वो ये नहीं कर सकता था और इसी तरह कुछ और वजूहात बयान कर दी मगर फजर ने उसे कहा कि अब उसकी अना का मसला बन चुका है। तो शहीद ने फजर से कहा, ठीक है, अगर वो ऐसा चाहती है तो वो कुछ ही दिनों में रिश्ता भेज देगा। कुछ ही दिनों बाद शहीद के घर वालों ने फजर के घर रिश्ता भेजा और फजर के घर वालों ने कुछ दिन बाद सोच समझकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी क्योंकि फजर ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। शहीद जैसा पाप और पुरकशिश इंसान के लिए रिश्ते से इनकार मुमकिन ना था तो रिश्ता तय पाया और 2 हफ्तों बाद मंगनी की रस्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई। शहजान को जब पता चला तो उसने भी जिद में आग पर अमल को जाकर प्रपोज कर दिया। अमल तो कब प्यार रखी थी। अगले दिन अमल शहीद के दफ्तर पहुंची और शहीद को खुशखबरी सुना दी। मानना पड़ेगा अमल, तुम्हारी हाजिर जवाबी को। मुझे तो लगा था कि ये काम हौसले और सब्र से करने वाला है मगर तुमने तो उसे हफ्तों में ही इंजाम दे दिया। शहीद ये कहते हुए फातिहाना अंदाज में अमल को दाद दे रहा था। सर, ये हम दोनों की जीत है, हम दोनों की ही अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई है। आपने भी अपनी तरफ से उतनी ही कोशिश की जितनी मैंने की तो फिर क्रेडिट तो आपको भी बराबर का मिलता है। अमल ने कहा, हाँ, क्रेडिट तो हम दोनों का ही बनता है मगर तुमने जिस तेज़ी से इस काम को अंजाम दिया है ना वो काबिल तहसीन है। इस खुशी में आज शाम कोई जश्न होना चाहिए, क्या कहती हो तुम? शहीद ने अमल पर लाइन मारने की कोशिश की थी। व्हाई नॉट सर, तो फिर आज शाम की पार्टी आपकी तरफ से डन? अमल भी उसके इरादे जानती थी मगर फिर भी वो तैयार थी उसके साथ जश्न मनाने को। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। शहीद ने अंदर आने की इजाज़त दी। देखा तो राबिया और जिया असाइनमेंट जमा करवाने आई थी। अमल भी दोनों के हमरा बाहर आई और उनको अपनी और शहजान की जल्द होने वाली मंगनी की खबर भी सुना दी। शहजान और अमल ने फजर की मंगनी से 2 दिन पहले मंगनी की तारीख रखी थी मगर फिर कुछ ही दिनों बाद शहजान के दिमाग में जाने क्या ख्याल आया इसलिए अमल को कह दिया कि हम उसी दिन मंगनी करेंगे जिस दिन फजर की मंगनी तय है। उनके खानदान की ही बात है, उस दिन वो भी अमल से अपनी मंगनी का ऐलान कर देगा। अमल और शहीद दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे जबकि शहजान और फजर दोनों कहीं न कहीं अना की उस जंग में शिकस्त खा चुके थे मगर एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद में वो अपनी ही जिंदगी को कुर्बान करते जा रहे थे और ऐसे लोगों को हाथों का इस्तेमाल हो रहे थे जो अपनी ख्वाहिश के पुजारी थे। अमल
और शहीर के बीच में एक खुफिया ताल्लुक कायम रहा, जिसको दोनों मौज मस्ती का नाम दे चुके थे। वो दिन आ गया जिस दिन फजर की मंगनी थी। तमाम मेहमानों को मदऊ किया गया, जिसमें शहीर की तरफ से यूनिवर्सिटी के दीगर लेक्चरर और प्रोफेसर भी मौजूद थे। फजर ने अपनी सहेलियों को भी मदऊ किया था। शहजान खानदान की तरफ से मौजूद था, मगर आज अमल से उसकी मंगनी भी होनी थी, क्योंकि अमल को उसने बता दिया था कि आज वो अपनी मंगनी का ऐलान करके बदला लेगा। मेहमानों की आमद जारी थी और जैसे ही मेहमान सब पहुंच गए, बाकायदा से खानदान के सरबराह ने स्टेज पर ऐलान किया कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शहीद और फजर की मंगनी के मौका पर दो अफराद को नहीं बल्कि दो खानदानों को आपस में जोड़ने लगे। और आज खुशी की इस मौका पर आप सबकी शिरकत का मैं बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी खुशी में शिरकत की है, उसको दोबारा कर दिया है। मंगनी की बाकायदा तकरीब से पहले हम चाहते हैं कि आप सब खाना खा लें ताकि फिर हम मंगनी की रस्म मुकम्मल कर सकें। खाना शुरू हुआ और तमाम मेहमानों ने खाने से लुत्फ अंदोज होते जब खाना ख़त्म किया तो मंगनी की रस्म के इंतज़ार में बैठे काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर रस्म शुरू ही ना हो सकी। फिर शहजान स्टेज पर आया और उसने लोगों को मुखातिब किया। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि आज फजर और शहीद की मंगनी होने वाली है, मगर उससे पहले मैं भी कुछ ट्विस्ट डालना चाहता। इस सारी कहानी में मैं आज अपनी मंगनी का भी ऐलान करता। अमल कुश्ती के शहजान ने बलाखिर उसके साथ अपनी मंगनी का ऐलान कर ही दिया। वो शहीद इस बात से खुश था कि शहजान अना की जंग लड़ते लड़ते फजर को खो बैठा था और एक ऐसी लड़की के साथ ताल्लुक जोड़ने लगा था जिसके साथ उसके पहले ही खुफिया ताल्लुक है। मगर अमल और शहीद के लिए कुछ चीज़ें बहुत अलग होने वाली थी। शहजान ने बात जारी रखी। मैं चाहता हूँ कि ट्विस्ट को जाहिर किया जाए। मंगनी होगी ज़रूर, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि फजर की मंगनी शहीद से नहीं बल्कि मुझसे होने वाली है। शहजान की इस बात से ना सिर्फ मेहमानों के बल्कि अमल और शहीद के चेहरे भी तासुरात उनके बदल गए। शहीद उसके घर वालों ने फजर के घर वालों से शिकायत की कि मेहमानों के सामने वो इनकी इज्जत को खाक में मिला रहे हैं, मगर फिर वही हुआ। जिया और राबे ने सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह अमल ने मिलकर शहीद के साथ मिलकर शहजान और फजर के बीच फासले पैदा किए और दोनों को एक दूसरे से बदसम किया। और ये सारी गुफ्तगू उन्होंने खुद सुनी। जब वो शहीद के दफ्तर में असाइनमेंट देने के लिए जा रही थी, तब दोनों ने खुद अपने कानों से शहीद और अमल को ये गुफ्तगू करते हुए सुना था। और तभी जाकर फजर और शहजान को शहीद और अमल की सारी हकीकत बयान करती थी। शहीद के घर वाले शहीद की हरकत से बहुत मायूस हुए। शहजान ने मौके से फ़ायदा उठाते दोबारा लोगों को मुखातिब किया। हम कई दिन पहले सबको पता चल गया था कि शहीद उस्ताद जैसे मुखलिस और बेलोस रिश्ते का रूप डालकर इतना घटिया खेल खेलने लगा, तो सोचा इस घटिया खेल का पर्दा फाश कर दो। जब मैं फजर की बहन जैसी दोस्त और उसका एक उस्ताद जिसे वो रूहानी वालिद का दर्जा देती है, इन दोनों को बेनकाब करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे और मेरे फजर के बीच जो नफरतों की आग भड़काई गई है, उन दो किरदारों के सामने मैं और फजर आज मंगनी का ऐलान करते हैं। फजर और शहजान की एक दूसरे की अंगूठियां पहनाई। शहीद के घर वाले तो इस सदमे से तकलीफ छोड़कर ही चले गए थे कि शहीद ने सबके सामने उसकी उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया। अमल और शहीद दोनों टेंशन शर्मिंदगी से पागल हो जा रहे थे कि वो अचानक उनका इतना कामयाब प्लान खराब हो सकता था। तकरीब में मौजूद यूनिवर्सिटी के दीगर लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने जाकर शहीद के खिलाफ हरासमेंट और ओहदे के गलत इस्तेमाल जैसे खिलाफ वर्जियों पर उन्हें शुगर कॉस्ट पोस्टर जारी किए और तमाम सबूतों और शवाहद के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और फजर की तरफ से कानूनी चाराजोई के बाद उन्हें अदालत से 4 साल की कैद की सुनाई गई। कुछ दिन पहले तक वो यूनिवर्सिटी का सबसे पसंदीदा तरीन टीचर था। आज वो जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। वो अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उसने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जो जहर दूसरों की जिंदगी में घोलने की कोशिश की। वो खुद अब असरदा बनकर हर पल उसे डसने लगा था। अमल भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, पढ़ाई भी छूट गई और 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी, मगर दोनों बार की कोशिश रायगा साबित हुई और उसे बचा लिया गया। मगर डिप्रेशन की इस इंतहा तक पहुंच गई कि उससे उसकी वापसी मुमकिन न थी। फजर जो पहले यूनिवर्सिटी में अपनी दलेरी के लिए मशहूर थी, उसके शहीद के खिलाफ उठाए गए इक़दामात के बाद शहीद के कई सारे हरासमेंट के केसेस सामने आए और शहीद को इंजाम तक पहुंचाने में सबने फजर का शुक्रिया अदा किया। शहजान के साथ वो ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। यूनिवर्सिटी से फरागत के 1 साल बाद ही फजर और शहजान की शादी की तारीख तय कर दी गई
और दोनों ने जिंदगी के एक नए बाब का आगाज किया और माजी की गलतियों से सीखते हर खुशी, गम, फहमी, गलत फहमी और गलत फहमी की सूरत में एक दूसरे को एतमाद में लेने का अज़म किया, क्योंकि एक दूसरे को एतमाद में लिए बगैर छोटी से छोटी बात की बाज़ औक़ात बहुत बड़ी मसाइल को जन्म देती है। लिहाजा इसी अज़म को दोहराते एक दूसरे की शाना बिशाना चलने के वादे के साथ दोनों की शादी मुकर्रर तारीख को तय कर और इंतजार और शर के सबक पढ़ने वाले के हिस्से में सिवाय जिल्लत, रसवाई और बेसुकूनी के कुछ नहीं आया।